डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गीता धामी पहुंची शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय चंपावत नशा मुक्त जन जागरूकता सम्मेलन में सीएम ने की शिरकत। रंगमंच के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन। कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम का शुभारंभ। पैनलिस्ट विशेषज्ञ प्रवक्ताओं की खोज में कार्यक्रम का आयोजन। टैलेंट हंट कार्यक्रम पर बीजेपी विधायक का तंज। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की वजह से हो रहे हादसे। चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक। चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगी तत्काल रोक। मसूरी नगर पालिका परिषद नई बोर्ड का लगभग 1 साल पूरा। शहर में अधिकांश सड़कों का हाल बेहाल। यातायात में लोगों को हो रही परेशानी। विकासनगर में लोडर और खनन वाहनों का आतंक। नियंत्रित होकर घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बाल चला बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी विकास मिनिस्टर को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के इस अवसर पर जिनको आज यहां पर नियुक्ति पत्र मिलेंगे, मीडिया के मित्रों, आज का दिन बहुत शुभ है। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार में जब हम पंडित को जन्मपत्र दिखाने कर रहे हैं, इसका बृहस्पति जो है उच्च का है, ऐसे बोलते किया गया। तो इस बात का संकेत है कि आज के दिन नियुक्ति पत्र लेने के बाद आज जो नया जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं, वो पुष्कर सिंह धामी जी की तरह अनुकरणीय होगा, प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश के विकास के लिए होगा। ये मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आज आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया होगा। उसमें से आज कुछ अभ्यर्थी यहां पर चुनकर आए हैं और जो विकास की एक श्रृंखला माननीय धामी जी ने बनाई है, जिसका उल्लेख विलाप शिकायत को आप भी लीजिएगा, उसमें एक कड़ी होगा। और आपको ध्यान होगा, जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे, उत्तराखंड बनने के बाद पांडे जी 26,000 तक पहुंच गए हैं। आपने 25 बताया तो सीएम साहब 26,000 व्यक्ति थे लगभग। 26,000 से आगे निकल गए, क्योंकि मैं लगातार कार्यक्रम में रहता हूं। तो आज ये आंकड़ा 26,000 से ऊपर पहुंच गया है, जहां की उत्तराखंड बनने के बाद इससे पूर्व मात्र 16,500 लोगों को नेतृत्व मिले थे। मुख्यमंत्री जी, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आपने जो नकल कानून आप लाए, पहले ये होता था नकलची पास हो जाते थे और ब्रिलियंट बच्चे रह जाते थे, लेकिन आप जो नकल कानून लाए, आज हमारे योग्य बच्चे आज सारे के सारे यहां पर बैठे हैं, उनको नियुक्ति पत्र यहां पर मिलता है। और पूर्व में कतिपय नियुक्ति प्रक्रियाओं पर भी जो है क्वेश्चन लगता था, लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता कि इस नियुक्ति में कोई धांधली हुई है, कोई हेराफेरी हुई है। उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। धामी सरकार ने यह तय किया है
कि न केवल नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन प्रकाशन से लेकर परीक्षा साक्षात होने तक पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी माध्यम से हो, अपितु नियुक्ति पत्र वितरण की भावना से हो कि नवनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों में यह बोध भी उत्पन्न हो कि अब वो एक बृहद राजकीय परिवार का हिस्सा है। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा की तरह आज भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और सच में आप सबको जब मैं देखता हूं तो एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसलिए भी कि आज अभी मुझे गणेश जोशी जी पूछ रहे थे कितने हो गए, तो 26,500 में ये ऐड हो गया। आज 26,500 में ये संख्या ऐड हो गई। इसमें से अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग सभी के अंतर्गत 178 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के पदों पर। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि 36 इसमें से प्रतिभाशाली हमारी मातृशक्ति है, यानी कि महिलाएं हैं। हम सभी के लिए यह भी गर्व का विषय है कि इस भर्ती में 20% से अधिक महिलाओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इसमें स्थान प्राप्त किया है। 10 में उनका स्थान आया है। ये निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसी का एक प्रतिफल है। परंतु मेरा मानना है कि जब तक हम इस संख्या को 50% तक नहीं पहुंचाते तब तक हमारा लक्ष्य अधूरा रहेगा, पूरा नहीं माना जा सकता। मैं आज के इस अवसर पर जहां आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, आप सबके साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावक, आपके परिवारजनों को भी बहुत बधाई देता हूं। आज सच में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, एक नए अध्याय जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही होगी, मैं समझता हूं उससे कम खुशी आपके माता पिता को नहीं हो रही होगी, शायद ज्यादा ही हो रही होगी। भले ही वो कुछ दिखा पा रहे होंगे, कुछ नहीं दिखा पा रहे होंगे, लेकिन बहुत खुशी हो रही होगी आपके गुरुजनों को, जिन्होंने आपको प्राइमरी से लेकर विभिन्न शिक्षा के क्रमों में आपको अलग अलग तरीके से शिक्षा और संस्कार दोनों ही देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रभावी नियोजन को लेकर काम कर रहे हैं। और किसी भी राज्य का नियोजन तभी अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, जब हम सब लोग ठीक प्रकार से काम करें, जिसमें अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छा विश्वसनीय और समयबद्ध रूप से आंकड़े उपलब्ध हों। क्योंकि आंकड़ों के बिना न तो हम योजनाओं को बना सकते हैं और न ही उनकी सफलता और असफलता का ठीक प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और सरकार की प्रत्येक योजना की दिशा, गति और परिणाम का निर्धारण आंकड़ों पर ही संभव होता है। इसलिए अर्थ एवं संख्या विभाग से डेटा संग्रह, विश्लेषण और अध्ययन के नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है, किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, कहां पर हमको और शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये सभी दायित्व अब आप सबके कंधों पर है, आप सबकी जिम्मेदारियों में है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है। किस प्रकार से पहले जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पक्षपात होता था, नकल होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था। और जो योग्य उम्मीदवार होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी, उनको अवसर नहीं मिल पाता था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी
मुखर पैनलिस्ट विशेषज्ञ प्रवक्ताओं की खोज में टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के इस अभियान को आने वाले 2027 के चुनावों को लेकर उत्साह के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली कांग्रेस के इस अभियान पर टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बस कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में दिखाई देते रहते हैं। कहा कि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस का इस समय संगठन को सृजन करना काफी देरी से होने वाला काम है। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस को अपने संगठन का सृजन करते चुनाव ही न निपट जाए। कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहां कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस सबसे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा के झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है, और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सकें। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी कमजोर है। खबर हरिद्वार से है, जहां चाइनीज मांझी की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। सप्तऋषि फ्लाईओवर पर एक मामला सामने आया, जहां भूपतवाला निवासी युवक बाइक से घर लौटते वक्त खतरनाक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। फ्लाईओवर पर अचानक मांझा उसकी गर्दन में उलझा और धारदार धागे ने गला काट दिया, जिसके बाद युवक वहीं सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को प्रेम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक का इलाज किया। घटना के सामने आते ही डीएम मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित मांझा बेचते पाए गए किसी भी दुकानदार पर बगैर देरी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जानलेवा घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। जो ये चाइनीज मांझा जैसा जो चीज है, जिसकी वजह से कि काफी हादसे और स्पेशली टू व्हीलर्स आदि पर जो लोग सवार करते हैं, उस पर हादसे की जो घटनाएं होती हैं, उसको लेकर सभी एसडीएम्स को और पुलिस में सीओ को डायरेक्शन दिए गए थे। लगातार इस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कल हरिद्वार और रुड़की में, भगवानपुर में, सभी जगह ऐसे हमने कुछ स्टोर्स आइडेंटिफाई किए जहां पर इसकी बिक्री भी हो रही थी। उन पर हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सामान था उसको जब्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापार मंडलों से भी हम लोग के जो एसडीएम से वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी सामान न बेचे जिससे कि किसी की दुर्घटना हो या किसी की जान माल को हानि हो। और सभी से अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल न करें, और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी बेचता हुआ पाया जाता है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करें। लेकिन क्योंकि इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसमें सख्त धाराओं पर हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी सामान पाया जाएगा उसको जब्त करेंगे तथा दुकान की सीलिंग आदि कार्रवाई करेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर का रुख करते हैं। गीता धामी पहुंची शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय चंपावत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गीता धामी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पहुंची, नशा मुक्त जन जागरूकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नशे के अभिशाप से मुक्त रखना हम सभी का नैतिक दायित्व, रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक का अवलोकन किया। विद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने विचार विमर्श सत्र में रखी अपनी बात। नशा मुक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए साझा किए ठोस सुझाव। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को किया सम्मानित। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किए। अपने आसपास के लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए जागरूक करें, गीता धामी की तरफ से कहा गया। गीता धामी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पहुंची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए आज से 40 दिन का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि दोपहिया और चौपहिया वाहन मालिकों को जो है अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। विभाग का कहना है कि ई चालान से लेकर बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र तक सभी प्रक्रियाएं अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी हैं। ऐसे में नंबर अपडेट न होने पर वाहन मालिकों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। राज्यभर में 37 लोकेशनों पर लगाए गए ANPR कैमरे मोटरयान अधिनियम की धारा 136 से ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ई चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर जा रहा है। अगर नंबर अपडेट नहीं है तो न बीमा कराया जा सकेगा और न ही PUC सर्टिफिकेट बन पाएगा, जिससे सड़क पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना तय है। सहायक परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीधे RTO कार्यालय जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अलग अलग हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और 40 दिन तक यह विशेष अभियान लगातार चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर समय पर अपडेट करा सकें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाहन अपना रजिस्टर कराते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उस समय हमारा मोबाइल नंबर कुछ और रहता है या हम किसी और के मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो उससे अब जो समस्या ये आ रही है कि अब हमारे जो भी सारी प्रक्रिया है उन पे हर प्रक्रिया पे एक OTP जाता है, चाहे वो चालान की प्रक्रिया हो, चाहे वो आप वाहन में ही कुछ करवा रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो या किसी भी तरह की उसकी वैलिडिटी बढ़वा रहे हो या DL के आप रिन्यूअल करा रहे हो, तो हर चीज में एक OTP आपके फोन नंबर पे जाता है। तो फोन नंबर सही होना आज की डेट में जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया वाहन और सारथी का, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा आ रहा था कि बहुत सारे वाहन में या DL में जो नंबर अपडेट्स हैं वो सही नहीं है या पुराने हो गए, तो एक ऑल इंडिया लेवल पे एक गाइडेंस आई थी और उसके बाद हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको संज्ञान में लिया और एक 40 दिन का एक अभियान बेसिकली चला रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पे लोगों से अपील है कि जिनके भी मोबाइल नंबर सही नहीं फीडेड है वाहन और सारथी में, वो उसको सही फीड करवा लें। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बिना RTO ऑफिस आए भी इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका आधार में जो नाम है और आपका वाहन की RC में या DL में जो नाम है वो मैच करता है तो आप वाहन और सारथी की वेबसाइट पे जाके बहुत ही आसानी से अपना आधार नंबर डाल के इसको आप करा सकते हैं चेंज। और अगर कोई सी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है या नाम जो आधार और RC में उसमें 75% से कम का मैच है या ज्यादा मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप ऑफिस में आके भी RTO ऑफिस में आके इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। उसके लिए हमने एक हेल्प डेस्क बनाई है जो आज से चालू हो जाएगी और वहां पे हम एक पूरा फ्लो चार्ट भी लगा रहे हैं जिनको जो लोग नॉर्मली भी यहाँ पे काम कराने आते हैं वो देख लेंगे प्रोसेस को कि कैसे वो खुद से भी उस चीज को कर सकते हैं। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी की नई बोर्ड को लगभग 1 वर्ष का समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी भी शहर की अधिकांश सड़कों की दुर्दशा को लेकर नगर पालिका गंभीर नजर नहीं आ रही है। शहर की अधिकांश सड़कों पर गड्ढे होने के कारण कई बार स्कूटी, बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने शहर में एक नई पहल शुरू कर दी है। बता दें कि लोगों ने खुद ही सड़कों के गड्ढे भरने शुरू कर दिए हैं। पिक्चर पैलेस, घंटाघर मार्ग और स्थानीय निवासियों ने जो है सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। बता दें कि स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि हर रोज इस मार्ग से नगर पालिका के सभासद अधिकारी और पालिका अध्यक्ष गुजरते हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया जाता।
आज बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उनके द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट होते होते बचा है, इसमें काफी चोट भी लग सकती थी स्कूटी वाले को। अभी एक्सीडेंट में कई दिनों से, अभी मेरे दुकान के सामने ये मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोजाना एक आध ऐसी हरकत हो जाती है जो एक्सीडेंट बहुत करीब होती है, पर हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने खुद ही इसको भर के एक एक्सीडेंट निवारण कार्य ये खत्म होता है। वो रोज यहाँ से उनका नगर पालिका का रास्ता ही यही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सारे सभासद या अध्यक्ष महोदय सारे इसी रास्ते जाते हैं, पर उन्हें गड्ढे नहीं दिखते। इसमें तो उनको विचार करना चाहिए। समस्या तो सभी अहम निवारण करने के लिए हमने उन्हें चुना है, बोर्ड अध्यक्ष नगर पालिका सरना। अब उनको इसका कुछ निवारण करना चाहिए। अपने क्या बोलते मीटिंग बिठा के जैसे भी कुछ करेंगे। उधर एसएसपी हरिद्वार के सख्त निर्देशों पर मंगलौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 किलोग्राम नकली पनीर को नष्ट कर दिया है। यह पनीर देहरादून में चल रहे एक शादी समारोह के लिए भेजी जानी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंगलौर क्षेत्र से भारी मात्रा में घटिया क्वालिटी का पनीर देहरादून की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सूचना के आधार पर मंगलौर थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और एक वाहन से 700 किलोग्राम पनीर को बरामद किया है। प्राथमिक जांच में पनीर की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है। इसमें मिलावट की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पूरे स्टॉक को मौके पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही वाहन चालक और सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने बताया कि शादी ब्याह के सीजन में नकली घी, मावा, पनीर और मिठाइयों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन कारोबारियों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर सतत निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पचवादून क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर और खनन वाहनों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात शिमला बाईपास के शेरपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। घटना में घर को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर मौजूद थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। बता दें कि पिछले एक माह के भीतर यह दूसरी घटना है जब किसी के घर में लोडर वाहन घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन से जुड़े वाहनों की लगातार तेज रफ्तार और अवैध संचालन के कारण सड़कें खतरे का जोन बन गई हैं। रोजाना खनन वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि रात में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए, ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। लोगों का कहना है कि यदि हालत यूं ही बने रहे तो किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार है। रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी में भालू का आतंक बना हुआ है। अब तक क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई हैं, बावजूद इसके वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अब नया मामला कोटमल्ला गांव से सामने आया है, जहां पर पानी खोलकर वापस घर लौट रहे भरत सिंह चौधरी पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। भरत ने साहस दिखाते हुए भालू से जमकर संघर्ष भी किया, शोर मचाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमले में भरत के एक पैर पर गहरे घाव आए हैं। ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें श्रीकोट बेस अस्पताल रेफर किया गया, जहां मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने चिकित्सकीय टीम की उचित और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। और बता दें कि भरत चौधरी ने बताया कि रानीगढ़ पट्टी में पिछले कई दिनों से भालू का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल लगातार बना हुआ है। मैं 7:30 बजे पानी खोलने के लिए जा रहा था। पानी खोलने के बाद मैं वहां से नीचे घर के लिए आ रहा था, तब तक भी मुझे भालू मिल गई। भालू मिल गया तो मेरी ओर आया, वैसे ही मैं उस पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ने के बाद उसने भी वहाँ पेड़ में आया और उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। दोनों के दोनों नीचे गिरे। मैंने उसको लात मारी, उसके बाद उसने मेरे पाँव का नीचे का हिस्सा मुँह में उतर के और वो फिर मैंने हल्ला किया, तो उसके बाद वो भाग गया।
डोभाल ढंडरी और कोटी गांव में एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी पहुंचाया, जहां पर पशु चिकित्सक की टीम उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां जारी रहने से वन विभाग के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वन विभाग को सतर्कता और निगरानी बढ़ानी होगी। रेंजर पौड़ी दिनेश नौटियाल ने बताया कि कोटी क्षेत्र के समीप 2 पिंजरे लगाए गए हैं, जिनमें से एक पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है। गुलदार की उम्र लगभग 4 वर्ष आंकी गई है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 1 से अधिक गुलदार के सक्रिय होने की आशंका है, इसलिए वन विभाग ने कैमरों और गश्त को और तेज कर दिया है, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पकड़ा गया गुलदार ही हमलों के लिए जिम्मेदार था या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।